my lovely viewers, welcoming you all in Biophilic with पाठक मैम। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया सेल का स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, हमने बैक्टीरिया के बारे में जो थियोरेटिकल टर्म्स हैं बहुत सारे पढ़ लिए हैं कि मतलब ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, ये सारी चीजें तो ये आपको पता होगा। आज उसके आगे जानते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया ड्रॉ किया हुआ है ना। आप भी जब नोट्स बनाइएगा तो जरूर बैक्टीरिया को ड्रॉ करिएगा। अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो जानेंगे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में नहीं दिया हुआ है, इसलिए कुछ चीजें आप अपने खुद से करनी है। तो बैक्टीरिया का जब भी आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप बैक्टीरिया का ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो देखिए, बैक्टीरिया नॉर्मली 3 लेयर्स से मिलके बना होता है ना, 3 लेयर्स। और उन तीनों लेयर्स का क्या क्या नाम है देखिए। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, वो बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स से, ठीक। और दूसरी लेयर होती है आपकी सेल वॉल। यहाँ मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। देखिए, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, दिस इज सेल वॉल। ये आपकी बाहर वाली लेयर हो गई ग्लाइकोकैलिक्स वाली, और उसके अंदर सेल वॉल। और सबसे नीचे जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रहा आपका, मैंने लिखा भी होगा कहीं पे, ये रहा, ये मैंने लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपकी सबसे इनर मोस्ट लेयर हो गई। तो ये चीज याद रखिए कि 3 लेयर्स की बनी होती है। फर्स्ट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेकेंड वन इज सेल वॉल और थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हो ये भी हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो जैसे कि आपको मैंने न्यूक्लियोइड के बारे में ऑलरेडी बता दिया हुआ है, तो आपको पता होगा इसके बारे में, है ना। न्यूक्लियोइड जो होता है वो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सिंगल स्ट्रेन इन शेप होता है, दिस इज सिंगल स्ट्रेन, है ना। जैसे हमारा डबल स्ट्रेन होता है यूकैरियोटिक में, यहाँ पे सिंगल स्ट्रेन पाई जाती है, जैसे कि आरएनए की चेन होती है, ठीक है। तो दिस इज सिंगल स्ट्रेन एंड आपका जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूक्लियोइड। उसके अलावा आपके बैक्टीरिया में पाए जाते हैं राइबोसोम, प्लाज्मिड और ये इंक्लूजन बॉडीज ये वही है, सॉरी। देखिए, ये आपकी दोनों मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, इसको मैंने थोड़ा अलग दिखाने के लिए थोड़ा डार्क कर दिया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो दिस इज इंक्लूजन बॉडी एंड दिस इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मिड होता है वो एक्चुअली क्रोमोसोमल कैरेक्टर ही बेयर करता है, मीन्स उसके पास भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। अगर एक प्लाज्मिड से आप दूसरा बैक्टीरिया बनाना चाहें रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट, यानी कि दूसरा बैक्टीरिया अगर बनाना चाहें तो उसमें प्लाज्मिड आपका बिल्कुल अहम किरदार अदा करता है ना। क्योंकि इसके बारे में हमने पहले बताया था कि सेम यही न्यूक्लियोइड की तरह ये भी बिहेव करता है, इसके पास भी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। तो ये आपका प्लाज्मिड हो गया। उसके बाद ये है हमारा इंक्लूजन बॉडी। तो देखिए, इंक्लूजन बॉडी के बारे में आपको मैं बताती हूँ। हमारे एनिमल सेल में बहुत सारा ऐसा मतलब जो फैट कंटेनिंग टिश्यूज होते हैं और भी बहुत, जो कि क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। मतलब जैसे कि आपका एक नाम मैं बताती हूँ, एक्चुअली एनर्जी से बेहतर रहेगा कि मतलब फूड स्टोर करके रखना, लाइक ग्लाइकोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एक्चुअली, जैसे कि हमारे लीवर में पाया जाता है ग्लाइकोजन, और एनिमल टिश्यूज में ग्लाइकोजन ही होता है जो स्टोर करके रखता है चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टोर करने के लिए पाई जाती है इंक्लूजन बॉडीज। वो किन किन चीजों की बनी हो सकती है, यहाँ पे मैंने छोटा छोटा लिखा है। लिपिड हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके, एंड सल्फर एज वेल एज समवेयर ये आपका एक सल्फर, एक स्टार्च और कहीं कहीं इसको फॉस्फेट, यस,
फॉस्फेट भी कभी कभी ये कंटेन करता है। तो ये होती है आपकी विषम परिस्थिति के लिए। विषम परिस्थिति का मतलब कि जब आपको फूड ना मिले तब आप जो आपके बॉडी में फैट कंटेनिंग टिश्यू है या अनदर थिंग लाइक ग्लाइकोजन, तो वो ब्रेक होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने ग्लाइकोजन नहीं लिखा है तो आप जान लीजिए, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी, क्योंकि ग्लाइकोजन वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, जब आप एक अलग से इंक्लूजन बॉडीज करके एक हेडिंग दी है, राइबोसोम दिया है, इंक्लूजन बॉडी दी है, तो वहां पे इसके बारे में बताया है। तो 3 चीजें हमने क्लियर कर ली। पहला तो 3 लेयर से बना हुआ है, दूसरा कि प्लाज्मिड क्या है, न्यूक्लियोइड ऑलरेडी आपको मालूम है, एंड थर्ड वन इज इंक्लूजन बॉडी। देखिए जब ये हम डायग्राम अभी डिस्कस कर लेंगे ना, इसके बाद मैं थियरी को एक एक मतलब लिखवा दूंगी, बता भी दूंगी और फिर से अगेन समझा दूंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे एक और चीज समझते हैं, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये जैसे अलग अलग बैक्टीरिया के अनुसार वेरी करता है, ठीक। जैसे कि आपका एक दिया है स्लाइम लेयर और एक है कैप्सूल। जो स्लाइम लेयर वाली मतलब 2 टाइप का पाया जा रहा है। जो स्लाइम लेयर वाला है उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग होती है वो थोड़ी स्मूथ होती है। स्लाइम मीन्स थोड़ा चिपचिपा जैसा, ठीक है। वो क्या करता है कि जिस बैक्टीरिया को जिस भी सेल के साथ अटैच होना होता है उससे अटैच होने में भी हेल्प करता है, और थोड़ा मतलब उसको न्यूट्रिएंट और क्या बोलते हैं ड्राई होने से बचाता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। उसकी आउटर लेयर जो होती है ना, कि मतलब बैक्टीरियल सेल ड्राई ना हो, ठीक है। और दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है कि थोड़ा हार्ड इन नेचर होता है, ठीक है। मतलब उसको बोलते हैं कैप्सूल। फर्स्ट वाले को बोलते हैं स्लाइम लेयर, दूसरे वाले को कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। और उसके बाद हम जानते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स बनी किसकी होती है, तो ये बनी होती है आपकी पॉलीसैकेराइड, है ना। लिख देते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिल करके, जैसे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, जब ये सारे मिल के एक चेन बनाते हैं तो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। 11th क्लास में ही आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल है, यस बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एमिनो एसिड, प्रोटीन सब डिटेल में दिया हुआ है, ठीक ना। तो वहाँ पे पॉलीसैकेराइड की एक अलग से हेडिंग है, वो आप वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोकैलिक्स किससे मिलके बना होता है, ये चीज कंप्लीट। फिर हम जानेंगे कि इसके सेल में आपका पाया जाता है राइबोसोम। अब देखिए ये चीज नोटिस करने वाली है कि राइबोसोम जो पाया जाता है वो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का पाया जाता है, ठीक है। ये चीज हमारी ध्यान देने वाली है, 70S टाइप। जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लेंगे तब हम इनमें डिफरेंस जानेंगे। डिफरेंस मतलब कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो उसमें एक आपका मेजर डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पे 70S टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में आपका 80S टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्सेप्ट टू क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग यूकैरियोटिक को भी डिटेल में जाएंगे, तो यहाँ इस बात का मैं डिस्कस करूंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका पाया जाता है, ये देखिए पाइली या पिली जो भी बोलिए इसको, बस मतलब उसको समझ में आना चाहिए। तो ये आपके कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देखिए ये इनका क्या काम होता है बैक्टीरिया सेल में, इनका बेसिकली काम होता है होस्ट से चिपकने का। होस्ट मतलब जैसे आपकी बॉडी पे अगर बैक्टीरिया आके अटैच हो रहा है तो वो आपको एडहेशन का वर्क करता है, जो ये पिली होता है, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला मतलब मूवमेंट में, लोकोमोशन में, है ना। लोकोमोशन मूवमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो लोकोमोशन इज मच बेटर देन मूवमेंट, ओके। तो फ्लैजिला, अच्छा एक चीज ये भी है कि हर बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता, जरूरी नहीं कि सबके पास फ्लैजिला हो। कुछ नॉन फ्लैजलेट भी होते हैं, एज वेल एज कुछ मोनो, इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, आपको बताती हूँ मैं। ट्राइकस वर्ड यूज करते हैं, CHOUS, ट्राइकस। जैसे मतलब जितनी संख्या होती है उनके आगे ट्राइकस लगा देते हैं। अगर एक बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजिला है
तो उसको मोनोट्राइकस बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपका दोनों तरफ बैक्टीरिया के दोनों तरफ इस तरफ भी अगर फ्लैजेला पाया जा रहा है तो फिर हो गया आपका एम्फीट्राइकस, एम्फी मतलब दोनों तरफ। उसके बाद आपका हो गया पेरीट्राइकस, मतलब एक ही तरफ कई सारे फ्लैजेला पाए जाते हों। इसी तरह से बहुत मतलब जैसा जैसा बैक्टीरिया की जैसा जैसा फ्लैजेला की संख्या होती है, जैसे जैसे नंबर्स इन फ्लैजेला होते हैं वैसे वैसे उनका नेम होता है। तो ये शायद आपका जो आप मुनेरा पढ़े थे अपने सेकंड चैप्टर में, वहाँ पे इनके बारे में बताया है बैक्टीरिया के बारे में, तो वहाँ पढ़े होंगे। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। तो क्या क्या हमने जान लिया, राइबोसोम जान लिया, पिलिल जान लिया, फ्लैजेला जान लिया, और उसके बाद हमने जाना इंक्लूजन बॉडी, उसके बाद प्लाज्मिड जान लिए, न्यूक्लियोइड जान लिए, ठीक। कैप्सूल भी अभी मैंने आपको बता दिया कि ग्लाइकोकैलिक्स में जो हार्ड कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, है ना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर यही होता है। अच्छा, इसका एक वर्क भी आपको बताते हैं, मैंने स्लाइम लेयर वाले का बताया था, कैप्सूल वाले का बताते हैं। जिन बैक्टीरियाज में कैप्सूल पाए जाते हैं ना, वो बैक्टीरिया को बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट होने से बचाते हैं। एज वेल एज यही कैप्सूल जो होता है वो जो होस्ट का इम्यून सिस्टम होता है उससे उसका प्रोटेक्शन करता है। इम्यून सिस्टम क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये बात बताया था ना, एंटीबैक्टीरिया वाला, हाँ एंटीबायोटिक, सॉरी एंटीबायोटिक वाला बात मैंने आपको बताया था। तो उसमें यही होगा कि कैप्सूल ही उनकी, यही सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो कैप्सूल ही उनको बचाता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से, ताकि वो ग्रो करें, मर न जाएं, है ना। क्योंकि हमारे सेल के अंदर, हमारे शरीर में जैसे ही कोई एंटीजन प्रवेश करता है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई प्रोटोजोन, ईटीसी कुछ भी जो भी प्रवेश करता है, तुरंत हमारी सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, तुरंत बॉडी में फाइट चलने लगती है, उनको मतलब ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो भाई ये भी अपना सुरक्षा कवच साथ लेके चलते हैं, वरना मर नहीं जाएंगे, फिर कैसे ग्रो करेंगे, ठीक। तो ये मैंने बता दिया आपको कैप्सूल के बारे में। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म में भाई जो भी एंजाइम प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो होते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका बेसिकली क्या करता है, सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेल को न्यूट्रिशन, अगर साइटोप्लाज्म नहीं, सेल ड्राई नहीं हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर बात करेंगे सेल वॉल की, सेल वॉल, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हुक। ये तो खैर हम लोग ये फ्लैजेला का बॉडी पार्ट पर, मतलब फ्लैजेला किन किन आपका बेसल बॉडी है, हुक है, इन चीज़ों से बना हुआ है, इसके बारे में भी दिया हुआ है, तो वो मैं बताऊंगी आपको। तो ये सेल वॉल, आई होप सेल वॉल इसका बना होता है कुछ कुछ में तो सेलुलोज से बना होता है, और समवेयर इज ऑल्सो यूज काइटिन। काइटिन आपका जो होता है वो फंजाई में पाया जाता है। सेल लेट मी चेक इट, एक्चुअली इनका सेल वॉल जो होता है प्रोवाइड पेप्टिडोग्लाइकन दिया हुआ है, ओके ओके। तो मतलब हो जाएगा आपका ये सेल वॉल जो हो जाएगा वो बना रहेगा किसका, पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन। चलिए ये मैं जब लिखवाऊंगी तो बता दूंगी आपको, ठीक है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली कभी कहीं भी, जैसे प्लांट में भी जो सेल वॉल पाई जाती है ना, पहली बात तो सेल वॉल का ये काम होता है कि वो सेल को एक परफेक्ट शेप देती है, मतलब जैसे उनका शेप इरेगुलर ना हो जाए, एक शेप बनाए रखती है, उनको रिजिडिटी देती है यानी मजबूती देती है, एक स्थान पे स्टेबल होने का वर्क करता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग इन नेचर होता है, एकदम फुल्ली परमिएबल होता है, हर चीज को सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए अलाउ करता है, जिसको बोलते हैं कंप्लीटली परमिएबल। अब बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना प्रोकैरियोटिक की, सेम एज यूकैरियोट्स, जैसे यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलवेज क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। चलिए इसको मैं लिखवाऊंगी, अभी बता देती हूँ। देखिए सेलेक्टिवली
इसका एक और वर्ड है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल से ज़्यादा अच्छा सेलेक्टिवली वर्ड है। सेमी हम लोग छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा होगा, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए सेमी परमिएबल से मीन्स होता है कि कुछ कुछ चीज़ों को परमिट करती है आने जाने के लिए। अब यहाँ पे हमने सेलेक्टिवली वर्ड जब लगा दिया तो इसका क्या मतलब हो गया कि सिलेक्टेड चीज़ों को, हाँ ये चीज़ ज़रूरी है सेल के लिए, ये चीज़ हाँ मतलब हार्मफुल नहीं है, उसको अलाउ करेगी। ये चीज़ हार्मफुल हो गई है सेल में, अब इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई या इसको एक्सक्रीट करने का टाइम हो गया तो उसको सेल से रिमूव कर दिया जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड विच इज हियर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो लगभग ऑलमोस्ट हमने चीज़ों को जान लिया। ये चीज़ें, हाँ एक चीज़ आपकी छूट रही है, दैट इज मीजोसोम। मीजोसोम मीजोसोम इतना इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रहा है। ठीक, मीजोसोम हर बैक्टीरिया सेल का एक यूनिक फीचर है कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं मीजोसोम। देखिए मीजोसोम का एक्चुअली क्या प्रॉपर वर्क है, इस पर आज भी खोज चल रही है, वैज्ञानिक लोग सर्च कर रहे हैं इसके बारे में। लेकिन कुछ कुछ यूज जैसे बैक्टीरिया को रिस्पायरेशन करने में हेल्प करता है मीजोसोम। और मीजोसोम आपका सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, मतलब जब बैक्टीरिया सेल को डिवाइड होना रहता है तो मीजोसोम भी उसमें की रोल प्ले करता है। ठीक है, अच्छा बैक्टीरिया में कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपके साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का आपका यहाँ पे जैसे मीजोसोम में ये सेल मेम्ब्रेन मुड़ी हुई है ना, तो जब अगर ब्लू ग्रीन एल्गी का केस आता है तो उसमें कहीं कहीं समवेयर आल्सो ऐसे मुड़ जाता है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, यानी कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन ही मुड़ जाती है। मुड़ के इसमें क्या भर लेता है भैया, ये भर लेता है, उसको बोलते हैं यार पिगमेंट। यस, तो मान लो पिगमेंट भर लेते हैं कुछ, जैसे क्लोरोफिल है ना, क्योंकि वो अपना क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो कुछ पिगमेंट भर लेते हैं जैसे उनको उस और फिर इस भरे हुए का नाम हम लोग रख देते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, ये भी मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। क्रोमैटोफोर ग्रीन कलर के सबस्टेंस भर लिया जाता है और इन्हीं के थ्रू एक्चुअली यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं आया है ना, फोटोसिंथेसिस आपको क्लोरोप्लास्ट से ही होता है, तो यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट आया नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपने आप को फिर यहाँ पे फोल्ड करके उनमें कुछ सबस्टेंसेस भर लेती है जो जरूरी है उसके फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कह सकते हैं। समवेयर पर्पल इन कलर, समवेयर ग्रीन इन कलर, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, तो वहाँ पे उसको क्रोमैटोफोर करते हैं। मीजोसोम भी मैंने बता दिया। तो ऑलमोस्ट वी आर डन हियर। अब नाउ वी विल रीड अबाउट थियरी। ये डायग्राम आप मस्ट है कि ड्रॉ जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में, अदरवाइज फिर आप जानिएगा। तो देखिए ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर कोटिंग, उसको कोटिंग भी कह सकते हैं, ऑफ म्यूकस, यानी कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो किसका कोटिंग होता है, म्यूकस का। या तो म्यूकस होगा या फिर वो बना होगा पॉलीसैकेराइड से। अब इनमें भी दो प्रकार के बने होंगे, एक होता है जिनको बोलते हैं आपका स्लाइम लेयर और दूसरे को कैप्सूल। ठीक, विच प्रोटेक्ट्स द सेल एंड ऑल्सो हेल्प इन एडहेशन। अभी मैंने बताया ना एडहेशन में हेल्प करता है, एडहेशन मतलब किसी सेल से चिपकने में। उसके बाद सम हैव लूज सीथ, जिनके पास लूज सीथ होगा दे आर कॉल्ड स्लाइम लेयर। देखिए ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपके किताब में दिया हुआ है, टैग करके दिया होगा आई होप। विच उनको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर, विच प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जब मैं डायग्राम बना के समझा रही थी तो ये बात बताई हूँ आपको, ठीक है। ये क्या करता है, सेल को लॉस ऑफ वाटर से बचाता है, मतलब वो चिपचिपाई होता है अपने नेचर में, और इनको न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देता है ना।
दूसरा, अदर मे हैव थिक एंड टफ कवरिंग एज कैप्सूल, नोन एज कैप्सूल। देखिए, एक टाइप हो गया स्लाइम लेयर वाला, दूसरा टाइप हो जाएगा आपका टफ, थिक एंड टफ यानी मोटा और कठोर, जो मैंने आपको बताया ना कि हार्ड कवरिंग, तो वही चीज कि थिक एंड टफ हो सकता है दूसरा प्रकार, जिसको हम बोलेंगे कैप्सूल। ठीक, ये आपके कैप्सूल कहलाएंगे, यहाँ स्लाइम लेयर था। ये दोनों किसके बने होते हैं? पॉलीसेक्राइड के। यहाँ पे ये बात ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो मतलब ये दोनों बनाए रहेंगे पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, अभी बताया मैंने आपको। फिर आपका अभी यहाँ पे स्लाइम लेयर का वर्क बता दिया कि क्या करते हैं, लॉस वाटर और न्यूट्रिएंट से बचाते हैं। अब यहाँ पे कैप्सूल की बात करें कि कैप्सूल क्या करता है। कैप्सूल अलाउज बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आ भी सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, है ना, कि आपकी कौन सी बैक्टीरिया की जो कवरिंग होती है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाती है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको कैप्सूल को जो है टिक करना होगा। या ये भी पूछ सकता है कि कैप्सूल का क्या वर्क होता है, और आपके ऑप्शन में ये सेंटेंस लिख दिया जाए। ठीक है, कैप्सूल क्या करता है, जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उससे उसको बचाता है। ठीक ना, होस्ट मतलब तो जानते हो ना, जिसके शरीर पे अटैक करेगा बैक्टीरिया, उसको होस्ट बोलेंगे। बैक्टीरिया उनके लिए गेस्ट हो जाएगा। होस्ट और गेस्ट का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो आप से जान लीजिए। ठीक है, अब दूसरा बात हो रहा है सेल वॉल का। सेल वॉल डिटरमाइन शेप एंड प्रोवाइड बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। उसके एक पर्टिकुलर शेप को बरकरार रखेगा। मतलब अगर आप ही के पास जो है कि आपके जो स्केलेटल सिस्टम है, अगर वो ना हो, स्केलेटन ना हो, तो आप क्या करेंगे, मतलब ऐसे सीधे खड़े हो पाएंगे, ऐसे 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 हो जाएंगे, मतलब। तो वही जैसे कि जो सेल वॉल होता है बेसिकली एक सेल के लिए स्केलेटन की तरह वर्क करता है, उसको प्रॉपर एक शेप देके एक जगह स्टेबल बनाए रखता है। तो यही काम यहाँ पे भी है। एज वेल एज बैक्टीरिया सेल कहीं भी बॉस्ट ना हो, कोलैप्स ना हो, मतलब बिखर न जाए, टूट न जाए, तो उसके लिए भी उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है कैप्सूल। इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। Cell wall is rigid due to presence of पेप्टिडोग्लाइकन। देखिए, पेप्टिडोग्लाइकन आपका एक सबस्टेंस है, इसी के प्रेजेंस के कारण जो होता है सेल वॉल आपकी रिजिड इन नेचर होती है, यानी कठोर होती है। ठीक है, और यही जो होता है ना, यह बचाता है उसको, किससे, बैक्टीरिया को, मतलब बचाता है किस, अरे यार, होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी। यानी कि पहली बात तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, एज वेल एज आपका ये दूसरा होता है आपका सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर वाली लेयर हो गई, उसके बाद सेल वॉल होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारे मिलके हेल्प करते हैं ना। ग्लाइकोकैलिक्स ज़्यादा आपका हेल्प करता है, अगर कैप्सूल नेचर का हो या स्लाइम नेचर का भी हो तो भी। तो देखिए, एक यहाँ पे मैंने लिखा है पेनिसिलिन, ये आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पेनिसिलिन जो होता है ये आपका एक एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब किल करना होता है इसको, तो पेनिसिलिन दिया जाता है। ओके, तो ये इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया कि अगर बैक्टीरिया की रोकथाम करनी हो, जैसे हम तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो पेनिसिलिन इज आल्सो वन ऑफ देम। अब उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। पहला ग्लाइकोकैलिक्स हमने बात कर लिया, दूसरा सेल वॉल की। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे नीचे, सबसे अंदर की लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ये बात तो आप नहीं भूलेंगे ना, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, किसको अलाउ करना है, किसको बाहर जाना है, उसके लिए अलाउ, ये वो करती है। उसके बाद इंटरैक्ट्स विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड का यहाँ मतलब है कि जैसे सेल वॉल और आपका ग्लाइकोकैलिक्स, इन चीज़ों से जो कुछ भी मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है, उनसे यह फेस होती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ आर सेम थिंग। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं कि भाई ये इंटरैक्ट्स विथ आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी बाहरी जीवन को ये फेस कर रही है। सेल की बात हो रही है ना, सेलुलर लेवल की, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है।
फिर सिमिलर लाइक यूकैरियोट्स, जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो प्रोकैरियोटिक का यानी बैक्टीरिया का बिल्कुल किसके तरह होता है, सेम एज यूकैरियोट, यानी जैसे यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एकदम वैसे इसमें भी पाया जाता है। ठीक है। A special membranous structure is the mesosome which is formed by invagination of plasma membrane into cell। देखिए मीजोसोम का बात मैंने आपको बता दिया है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है इस तरीके से, तो वो उसी को मीजोसोम कहते हैं। अभी हम लोग थियोरी पढ़ रहे हैं ना, ऑलरेडी डायग्राम बना के पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो ये मीजोसोम की बात हो गई। अब देखिए मीजोसोम का कुछ वर्क दिया हुआ है, तो दो वर्क तो मैंने यहाँ बता दिया हुआ है, लेकिन कुछ और हैं जो इसको मिटा के फिर से बताएंगे आपको। These extension are in the form of vesicle, tubule and lamella। देखिए ये वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेली ये मीजोसोम के एक्सटेंशंस भी, मान लीजिए ये मीजोसोम है सेल के अंदर, ये सेल के अंदर मीजोसोम है, इसके कुछ एक्सटेंशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अनोदर स्ट्रक्चर पार्ट उसी का रहेगा, तो बाकी के सेल में और पड़ा रहता है, तो किस किस फॉर्म में इसी का पार्ट होगा। जैसे जब आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे ना, तो यूकैरियोटिक सेल में आप पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, ये सारा पढ़ेंगे, जब आएगा तो समझेंगे मेरी बात को। ये बेसिकली बने होते एक ही स्ट्रक्चर से, एक दूसरे को मतलब फेर बदल करके बने रहते हैं एक ही से। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी बनती है, गोल्गी बॉडी से ही आपका लाइसोसोम बनता है, फिर वेसिकल्स भी बनते हैं, वैक्यूल भी बनते हैं। तो यही चीज यहाँ पे है, मतलब मीजोसोम का ही एक्सटेंशन अगर हुआ होता है तो वेसिकल्स भी बन सकते हैं, ट्यूब्यूल्स भी बन सकते हैं, लैमेली भी बन सकते हैं। छोटे छोटे इस तरीके के हो गए वेसिकल्स, ट्यूब्यूल आपका इस तरीके का हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी, देखते हैं। देखिए सेल वॉल फॉर्मेशन ये बात तो ठीक है, मतलब जो मीजोसोम होता है सेल वॉल को फॉर्म, माना कि ये एक आपकी बैक्टीरियल सेल हो गई, ये उसका सेल मेम्ब्रेन, ये मुड़ के आपका ये मीजोसोम बना दिया, मीजोसोम, ये हो गया मीजोसोम। तो होता ये है कि इनका क्या वर्क होता है, एक वर्क मान लीजिए सेल वॉल फॉर्मेशन कर दी, जब ये सेल डिवीजन होता है तो उसमें यही मीजोसोम अपने आउटर लेयर यानी कि सेल वॉल का, यही सेल वॉल है ना, उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, सेल वॉल को भी फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। एज वेल एज अगर बैक्टीरिया आपकी डिवाइड हो गई है, जैसे सेल्स अदर कैसे बनती हैं, डिवीजन के थ्रू ना, तो जब सेल डिवीजन होता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ भी मीजोसोम बन गया, यहाँ भी मीजोसोम बन गया, और ये आपकी यहीं से चीजें ब्रेक होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि मीजोसोम आपका सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, और अब इनका नाम रख दिया जाएगा डॉटर सेल। हम लोग पढ़ेंगे ना मियोसिस, तो वहां पे जब भी सेल को डिवाइड किया जाता है ना, सेल डिवीजन होता है, तो जो बनती हैं न्यू सेल्स उनको डॉटर सेल्स बोलते हैं, हिंदी में पुत्री कोशिकाएं। ठीक है, तो डॉटर सेल्स, मान लीजिए ये आपका पेरेंट वाला है, पेरेंट, तो ये डिवीजन में मीजोसोम भी हेल्प करता है। मेरे कहने का यही मतलब है, यहाँ एक ही नहीं कई बन सकते हैं, आपके 2 बन सकते हैं, 2 से 4 बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होती है वह 20 टाइम्स फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करती है खुद को। एक अगर देखा जाए, एक बताया गया है कि 20 मिनट्स में ये अपने आप को मतलब वो करती है, डिवाइड करती है। आपके इन्वायरमेंट में न जाने कितने बैक्टीरिया भरे हुए हैं, क्योंकि वो नेकेड आई से हमको दिखते नहीं है, है ना। बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारे बॉडी में तमाम तरह के आपके नेचर ने चीज़ें दे के रखी हुई हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूँ, म्यूकस होता है आपके यहाँ पे गले में, जैसे ही आप खाने के थ्रू न जाने कितने बैक्टीरिया खाते हैं, वो जाता है फिर म्यूकस में कुछ फंस के रह जाते हैं,
फिर उसके बाद उनसे भी नहीं किल हुआ तो आपका पेट में HCl रिलीज होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, हालांकि वो बहुत डाइल्यूट इन नेचर होता है और इन बैक्टीरिया का खात्मा करने के लिए काफ़ी है। तो यूं ही मैं ये बातें बता रही हूँ आपको। तो बेसिकली मीजोसोम का यहाँ पे दो बात पता चला, एक तो सेल वॉल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, दूसरा डॉटर सेल्स यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और दो चीज़ें हैं जो अभी आपको जस्ट बता रहे हैं। उसके बाद एक और वर्क है, मतलब मीजोसोम की ही तरह एक और स्ट्रक्चर होती है जो मैंने आपको बताया ना कि ब्लू ग्रीन एल्गी वाला में जिसका नाम मैंने आपको क्रोमेटोफोर रखा, तो वैसा ही एक और है, तो वो भी जान लेते हैं। फिर आपका आज का लेक्चर यहीं तक रखा जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को मतलब कंप्लीट किया जाएगा। ओके, Mesosome also help in respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। यानी कि यहाँ पे मेसोसोम का इसके अलावा दूसरा अभी हमने जाना कि एक हेल्प होता है उसका आपका डॉटर सेल बनाने में, और एक वहाँ पे लिखा था, मैं भूल गई हूँ, DNA रिप्लिकेशन भी लिखा था मैंने शायद। तो DNA रिप्लिकेशन का क्या मीन्स होता है कि खुद को रिप्लिकेट करना, यानी एक DNA से आपके अनदर DNA फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड DNA रिप्लिकेशन। ठीक है, तो इनके अलावा जो बाकी का वर्क है आपका, मेसोसोम आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है सेल को। ठीक है, उसके बाद सिक्रीशन प्रोसेस, सिक्रीशन प्रोसेस का मतलब हो गया कि जो भी सेल में वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको सिक्रीट करना है ना, क्योंकि अगर उसमें रहेगा तो टॉक्सिक हो जाएगा ना, दैट इज वाई सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। देखिए मेसोसोम क्या करता है, हेल्प करता है सरफेस एरिया को बढ़ाने में, मतलब कि जैसे उसको कितना जगह चाहिए, उसके अलावा अगर उसको क्या बोलते एक्सपैंड भी होना है तो उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, आपके सेल में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, उनके कंटेंट को भी अगर इंक्रीज करना हो उसमें भी मेसोसोम हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया और कुछ पर्पल बैक्टीरिया भी होते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, उसके अलावा आपके पर्पल बैक्टीरिया, कुछ पर्पल बैक्टीरिया भी होते हैं, पर्पल कलर के लिख देती हूँ आपको ध्यान रहेगा। तो इन बैक्टीरिया में क्या होगा, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, यही जैसे अभी जब मैं डायग्राम बनाई थी तो आपको ये बात बताई हूँ कि मान लीजिए ये मेसोसोम का एक्सटेंशन हो गया सेल वॉल में, ये मेसोसोम वाला, उसके अलावा थोड़े और एक्सटेंशन पाए जाएंगे। तो ये बेसिकली किनके होते हैं, तो ये इन्हीं के ये होते हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं अभी, है ना। ठीक है, तो एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। अच्छा देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज क्रोमेटोफोर तो आपको ये बताना होगा कि क्रोमेटोफोर बैक्टीरियल सेल के या प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन का ही अनदर एक्सटेंशन होता है एक्सेप्ट टू मेसोसोम, मतलब मेसोसोम को छोड़ के दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर विच कंटेन्स सम पिगमेंट, है ना, लाइक क्लोरोफिल, और भी आपके कुछ रंगीन पिगमेंट होते हैं जिनके वजह से उनका कलर आता है। जैसे अगर आपको क्लोरोफिल है तो उसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया ये बात कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लास्टिड का एक टाइप, तो जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो कहाँ क्लोरोफिल रखेंगे अपना, तो इसीलिए इसी एक्सटेंशन में वो भरे रहते हैं और उनको फिर बोल दिया जाता है, एक का नाम हो गया मेसोसोम, दूसरे का नाम हो गया क्रोमेटोफोर, याद रहेगा। ठीक है, विच कंटेन्स पिगमेंट। चलिए आज के टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं बंद करते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहने जा रही हूँ कि लास्ट लेक्चर में मेरे से एक चीज छूट गया था, उसको बताऊंगी। ठीक है, और एक चीज आपको और रिमाइंड कराना है, अभी उसको बता देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। All the prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। एक्चुअली क्या हुआ था लास्ट लेक्चर में, मैं इसी की बात कर रही थी लेकिन मुझसे ये माइकोप्लाज्मा वर्ड मिस हो गया था, ये बताना रह गया था,
तो मैंने सोचा कि आज पढ़ा लेते हैं, तो लास्ट में बता देंगे। यहाँ पे लिखा है ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं सभी के पास सेल वॉल होता है, एज वेल एज प्लांट सेल में भी सेल वॉल होता है, ये सारी बातें पता है आपको। तो उनके पास सेल वॉल होता है। चूंकि माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसमें आपका सेल वॉल नहीं पाया जाता, ये यहीं पे लिखा हुआ है। ये आपकी सिर्फ किससे घिरी होती है? सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को घेरे हुए एक सेल वॉल पाई जाती है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। यानी यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेल वॉल, और उसमें एक ऑप्शन माइकोप्लाज्मा दिया रहेगा, ऐसा हो सकता है ना। तो ये चीज ध्यान देने वाला है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा कि दिया हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है कि माइकोप्लाज्मा को छोड़ के बाकी के जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं सभी के पास सेल वॉल होता है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट था जहां पे मैं ब्लू ग्रीन एलगी समझा रही थी, वहां पे एक बार मैंने ये बोल दिया कि होता तो ये बैक्टीरिया ही है। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, वो बैक्टीरिया नहीं होता है, उसका नाम भले साइनोबैक्टीरिया होता है, वो एक्चुअली में एल्गी होता है। सेकेंड चैप्टर में आप साइनोबैक्टीरिया पढ़े हुए हैं, जब आप पढ़ रहे थे विटेकर का क्लासिफिकेशन, मोनेरा के बाद एल्गी फंजाई, यही है ना। तो एल्गी में साइनोबैक्टीरिया का नाम था, तो वही आई वांट टू करेक्ट यही चीज। ब्लू ग्रीन एल्गी इज एक्चुअली अ एल्गी, बट वी आल्सो कॉल्ड इट साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो एल्गी होता है, लेकिन हम इसको बोल देते हैं साइनोबैक्टीरिया, विच इज आल्सो अ प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये चीज आपका खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमको क्या क्या पढ़ना है? एक तो हमको पढ़ना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। बाकी का बचा हुआ जो आपका मतलब बैक्टीरियल सेल का जो और बचे हुए चीजें हैं, जैसे राइबोसोम के बारे में है, इंक्लूजन बॉडीज हैं, तो आपका आई विल ट्राई टू कवर इट इन माई नेक्स्ट लेक्चर। मतलब हम अपने नए लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अभी मेरा नया चैनल है, आई विल ट्राई हियर माई बेस्ट, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके।